नमस्कार। रिपब्लिक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा और उत्तर प्रदेश में इस वक्त ऑपरेशन लंगड़ा फुल ऑन मोड में जारी है। अब जो अपराधी हैं उनके अंदर कानून का खौफ इस कदर बैठ गया है कि वो अपराध करने से पहले 100 बार सोचते हैं, यहाँ तक कि खुद आकर सरेंडर भी कर रहे हैं, माफ़ी भी मांग रहे हैं। और ये तस्वीर उत्तर प्रदेश की पिछले कुछ सालों में बदली है। पहले का उत्तर प्रदेश बहुत अलग था और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ, इस पर अलग अलग पहलुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ फॉर्मर डीजीपी यूपी AK जैन सर जुड़ गए। जैन सर, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद सर, शुरुआत यहीं से करना चाहती हूँ मैं कि योगी आदित्यनाथ जब से इन पावर आए हैं उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की तस्वीर हर लिहाज से बदली है कानून को लेकर, क्योंकि आपने वो जिम्मा संभाला है। वो पहले की भी तस्वीर देखी, अब की भी आप तस्वीर देख रहे हैं, तो आपका एनालिसिस क्या कहता है, कितना बदल गया उत्तर प्रदेश अब? देखिए, चीफ मिनिस्टर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रदेश में जी। किसी भी व्यवस्था में, किसी भी विभाग में। आदित्य योगीनाथ जी ने जब से संभाला है उत्तर प्रदेश की कमान, धीरे धीरे उन्होंने पूरा फीडबैक लिया, क्या क्या कमियां थी पुलिस की कार्यप्रणाली में, लोगों को क्या क्या कठिनाइयां आ रही थी, किस प्रकार जमीनों पे कब्जे हो रहे थे, किस प्रकार माफिया सक्रिय था। उसी सब के लिए उन्होंने जो है वो अभियान चलाया। और मेरा ये मानना है कि उन्होंने बार बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके सारे डिस्ट्रिक्ट्स के और सीनियर ऑफिसर्स को सबको एड्रेस किया और उनको कहा कि आप किसी प्रकार का कोई राजनीतिक हस्तक्षेप ना माने और मेरिट के ऊपर जो बड़े बदमाश हैं, माफिया हैं, जो संगठित अपराधी हैं, उनके खिलाफ एक अभियान चलाया जाना है। जी। उसका प्रभाव पड़ा और अब तो करीब खैर 8 साल होने को आ रहे हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन के। पर इस समय मेरा ये मानना है कि उत्तर प्रदेश में जो संगठित अपराध, जिसके लिए STF का गठन हुआ था, संगठित अपराध, पेशेवर अपहरणकर्ता, जमीनों पे कब्जे करने वाले, सरकारी जमीनों पे कब्जे करने वाले, ये सब बिल्कुल हतोत्साहित हैं। संगठित अपराध की मुझे कोई भी घटना हाल फिलहाल के समय में या कोई याद नहीं आती है कि संगठित अपराध की कोई घटना घटित हुई है। और अपराधियों के ऊपर बड़ी सख्ती की गई है, माफियाज की बिल्कुल कमर तोड़ी गई है और उसका बड़ा प्रभाव पड़ा है। जब बड़े अपराधियों पर कार्रवाई होती है तो जो छुटभइये अपराधी हैं वो स्वतः अपने अपने बिलों में घुस जाते हैं। आप बड़े अपराधियों का यहाँ जिक्र कर रहे हैं सर, मैं सर इसमें जोड़ना चाहूंगी कि अगर 2017 से अब तक देखें तो 222 कुख्यात अपराधी हैं जो मुठभेड़ों में मारे गए, एनकाउंटर में मारे गए, ढेर किए गए। 8118 अपराधी घायल हुए हैं और आपको बताएं कि 20,221 वांछित अपराधियों को गिरफ्तार भी किया गया। तो जो ये नोशन है कि सिर्फ एनकाउंटर होता है या ऑपरेशन लंगड़ा जैसी एक्टिविटी होती है, ऐसा नहीं है, गिरफ्तारियां ज्यादा हैं। ये हम दर्शकों को बता रहे हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और क्योंकि सर आप कह रहे थे कि संगठित अपराध नहीं हो पाता है उत्तर प्रदेश में, उसकी तस्वीर हमने पिछले 24 घंटे में ही देखी है। क्योंकि हमें जो जानकारी मिली है, लॉरेंस गैंग का एक शार्प शूटर था जो यूपी में छुपने की कोशिश कर रहा था, उसे मौका दिया गया कि आप सरेंडर कर दो। शूटर नवीन कसाना की हम बात कर रहे हैं और उसे यहाँ पर पकड़ा गया है। और आप समझिए कि ये जो पूरा ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया गया, ये इस लिहाज से भी बड़ी मैसेजिंग देता है कि चाहे इस तरह के लॉरेंस गैंग हो या कोई और इस तरह के माफिया हो, ये गैंग्स उत्तर प्रदेश में पनप नहीं सकते, उनके लिए मौका नहीं है उत्तर प्रदेश में। देखिए, एक यूपी की पुलिस ने, STF ने, ATS ने एक स्ट्रेटजी और अडॉप्ट की है कि जो अगल बगल के प्रदेश हैं उनकी पुलिस अगर कभी भी कोई मांग करती है कि कोई अपराधी है यूपी में छिपा हुआ है, उसको पकड़वाने में मदद करें। पीलीभीत में एनकाउंटर हुआ, खालिस्तानी टेररिस्ट मारे गए, बड़े शातिर किस्म के अपराधी थे, वो पंजाब पुलिस के साथ मिलकर ऑपरेशन किया। इसी तरह विभिन्न प्रदेशों की पुलिस के साथ मिलकर भी ऑपरेशन किया जा रहा है और यूपी पुलिस हर प्रदेश से की पुलिस से कोऑपरेट कर रही है। STF ATS को इस सरकार में बहुत सक्रिय किया गया है। ATS की बहुत जगह शाखाएं खोली गई हैं जो बड़े सेंसिटिव स्थान हैं, जैसे जेवर है, अयोध्या है, नेपाल बॉर्डर है, देवबंद है। तो ये इससे एक कानून का राज स्थापित करने में बहुत बड़ी मदद मिली है। बिल्कुल, आप जो बात कह रहे हैं मैं इसमें जोड़ देती हूँ। कसाना
का एनकाउंटर हो गया क्योंकि सरेंडर करने का मौका दिया गया था, लेकिन उसने भागने की कोशिश की, पुलिस पर फायरिंग करने लगा और ऐसे में जवाबी कार्रवाई में नवीन कसाना को गोली लगी, अस्पताल ले जाया गया जो डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। लेकिन पिछले 24 घंटे का ही अगर हम डेटा दें, पिछले 24 घंटे में सर बताया जा रहा है 14 के करीब ऑपरेशन लंगड़ा के तहत अपराधी पकड़े गए। जब ऑपरेशन लंगड़ा की बात होती है तो बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या है। जरा अगर आप एलोबरेट कर सके हमारे दर्शकों के लिए जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं कि ऑपरेशन लंगड़ा के तहत दरअसल लक्ष्य क्या है उत्तर प्रदेश पुलिस का और कैसे इस पर काम हो रहा है। देखिए, लक्ष्य पुलिस का ये रहता है कि जिंदा पकड़ा जाए, और जिंदा पकड़ने में एक तो ये होता है कि जब आमने सामने जबरदस्त फायरिंग चल रही है, टेररिस्ट हैं, नक्सलाइट्स हैं और बड़े बड़े डकैत हैं, तो शूट टू किल वाला होता है। वो भी आपको मार सकते हैं, आप भी उनको मारने का प्रयत्न करते हैं। बहुत से ऐसे अपराधी हैं जिनको कि हम उनके हाइडआउट्स में जाकर चैलेंज करते हैं, उनको हम पकड़ने का प्रयास करते हैं। तो जब वो पुलिस के ऊपर फायर करते हैं, रिटेलिएट करते हैं, तो उसमें जो है वो शूट टू इंजर किया जाता है, मतलब जिससे कि वो लोअर पोर्शन में वेस्ट के नीचे जो है वो फायरिंग की जाती है, जिससे कि उसकी डेथ ना हो पर वो इंजर्ड हो और उसको गिरफ्तार किया जा सके, और उससे बाकी चीजें जो हैं फिर इंटरोगेशन में उससे कबूल कराई जा सके, रिकवरीज हो सके, घटनाओं का पता चल सके। ये कार्रवाइयां निरंतर जारी हैं, और रेप के केसेस में और अपहरण के केसेस में और हत्या के केसेस में जहां पर गुंडागर्दी से इस प्रकार के क्राइम हुए हैं, उसमें पुलिस ने बड़ी सख्त कार्रवाई की है। सुल्तानपुर में ज्वेलर के यहाँ डकैती पड़ी थी, आपको पता है कितनी कठोर कार्रवाई उस गैंग के विरुद्ध की गई। 15-16 सदस्यों का गैंग तैयार हो गया था जिन्होंने गुजरात तक जाकर डकैती डाली थी। एक एक करके सारे न्यूट्रलाइज कर दिए गए हैं, कुछ जेल में बंद हैं, कुछ मुठभेड़ में मारे गए। जी बिल्कुल, एक एक करके ये एक तरह से एलिमिनेट किया जा रहा है उत्तर प्रदेश से। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं जरा दर्शकों को यहाँ समझा देते हैं, क्योंकि जो रिपोर्ट्स आई हैं, जो सरकारी आंकड़े आए हैं, सरकारी आंकड़े और कुछ रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि 2016 की तुलना में अपराधों में बहुत कमी आई। कितनी कमी आई है ये भी जरा हम दर्शकों को बता देते हैं। डकैती में बताया जा रहा है 70% की कमी आई है, हत्याओं में 29% की कमी आई, लूट की बात करें तो घटनाएं कम हो गई हैं, 69% की कमी आई है, अपहरण में 35% की कमी आई है, दुष्कर्म जैसी जो घटनाएं थी जो पहले बहुत डर होता था वो 52% की कमी आई है। और देखिए पिछले 6 वर्षों में हत्या के मामलों में 9% और लूट में 16% की कमी दर्ज की गई है। और ये आंकड़े जो रिपोर्ट्स दावा करती है उसके मुताबिक हम बता रहे हैं। तो ये जो आंकड़े बता रहे हैं सर, ये आंकड़े विश्वास एक तरह से पैदा करते हैं अपने मुख्यमंत्री के लिए, अपने सुरक्षा बलों के लिए, पुलिस कर्मियों के लिए, अधिकारियों के लिए। और यही वजह है कि जनता अब जाकर शिकायत कर पाती है। अगर अब ट्विटर पर भी एक शिकायत होती है, एक्स पर भी अगर एक शिकायत होती है तो एक्शन तुरंत होता है। ये सुनिश्चित किया गया है योगी सरकार में। जी हाँ, इसको सुनिश्चित किया गया है, पोर्टल्स इसके लिए डिजाइन किए गए हैं, कोई भी शिकायत कर सकता है। मुख्यमंत्री स्वयं जनता दरबार में लोगों से मिलते हैं, उनको फीडबैक मिलता है। तो ये सब एक्शंस जो हैं ये प्रोएक्टिव पुलिसिंग के लक्षण हैं। जहां कोई शिकायत मिलती है, जहां कोई गंभीर घटना होती है, पुलिस उस पे टूट के पड़ती है अपराधियों के ऊपर, जो भी उससे संबंधित अपराधी हो, चाहे वो किसी भी पार्टी से रिलेटेड हो। बड़ी सख्त कार्रवाई उसमें की गई है और फ्री हैंड इस संबंध में मुख्यमंत्री जी ने, मेरा मानना है, पुलिस को दिया है। और उसी का नतीजा है कि लॉ एंड ऑर्डर में आप किसी से पूछ लें, जनमानस में, मैं रिटायर्ड लाइफ लीड करता हूं, लोगों से मिलता हूं, आम पब्लिक, महिलाएं, बच्चियां, सब में ये इंप्रेशन है। और व्यापारी बहुत मिलते हैं हम लोगों को, हम लोग फंक्शंस में जाते हैं, वो कहते हैं कि इस प्रकार का माहौल कभी नहीं रहा, ना किसी का फोन आता है, ना कोई चंदा मांगता है। तो ये बहुत अच्छी बात है और इसको जारी रखना चाहिए। अगर हमको अरबों के इन्वेस्टमेंट बाहर से यहाँ लाने हैं उत्तर प्रदेश में, तो हमको ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा कि जो बाहर से इंडस्ट्रियलिस्ट आ रहे हैं वो इस बात के लिए निश्चिंत रहें कि जो वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सुरक्षित रहेगा। जो आप चंदे की बात कर रहे थे, पहले वो हफ्ते वाला मोड होता था उत्तर प्रदेश में, वो हफ्ते वाला मोड रह नहीं गया है जो आप जिक्र भी कर रहे हैं। और देखिए कोशिशें की गई, 126 नए पुलिस स्टेशंस बनाए गए हैं, 80 नई चौकियां बनाई गई हैं, 112 यूपी का जो आपातकालीन नंबर है उसमें आधुनिक वाहन जोड़ दिए गए हैं जिससे त्वरित एक तरह से कार्रवाई हो, तुरंत पहुंच पाए मौके पर जहां जरूरत हो, तुरंत हेल्पलाइन पर मदद मिल पाए। ये तमाम कोशिशें की गई हैं, लेकिन एक कोशिश और भी दिखती है, खौफ बैठाने की। बुलडोजर एक्शन को भी जरा अगर जोड़कर आप बताएं, अपराधी अब सोचते हैं कि वो कुछ करेंगे तो कहीं कार्रवाई ना हो जाए। देखिए,
सरकारी जमीनों पे कब्जे, एनिमी प्रॉपर्टी पे कब्जे, पंचायत की भूमि पर कब्जा, नगर निगम की जमीन पे कब्जा, जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं उनकी जमीनों पे कब्जे, ये खुलेआम होते थे। जो कब्जे डिटेक्ट हो रहे हैं नाप जोख में कि ये कब्जे किए गए हैं, उन सबको डिमोलिश किया जा रहा है। आज की तारीख में आप डिमोलिश बुलडोजर से ही करेंगे, फावड़े से और गेंती से नहीं डिमोलिश कर सकते, क्योंकि बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। बहुत से जो ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं अतीक के जो कब्जे थे वो खाली करा के उनमें प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को घर अलॉट कर दिया गया। ये बड़ा नोबल जेस्चर था और इसको पूरे प्रदेश ने, पूरे देश ने सराहा इस मॉडल को, और आदेश भी हुए हैं कि जब भी इस प्रकार की जमीनें भविष्य में खाली होंगी उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के घर बनेंगे। इससे अच्छा यूटिलाइजेशन मैं नहीं समझता कि ऐसी जमीनों का हो सकता है जो अभी तक माफियाओं, गुंडों और अपराधियों के कब्जे में थी। बिल्कुल, जो आप बता भी रहे हैं कि वो जो कब्जे में थी उन्हें मुक्त कराया गया, उन्हें जनमानस के लिए अब इस्तेमाल किया जा रहा है उन ज़मीनों को। लेकिन सर, एक दृष्टिकोण ये भी है, जो विपक्ष के बहुत सारे चेहरे हैं जो उत्तर प्रदेश में सत्ता में भी रह चुके हैं, वो बार बार बुलडोजर एक्शन की बात करें, ऑपरेशन लंगड़ा की बात करें, या कोई एनकाउंटर होता है उस पर प्रश्न खड़े करने से पीछे नहीं हटते। भले ही वो माफियाओं से जाकर मिलते हों, उन्हें टिकट देते हों, उनके परिवारों को कहीं ना कहीं संबल देते हों मुश्किल मौक़ों पर। चाहे माफिया अतीक अहमद की बात कर लें, उनकी पत्नी जुड़ी हुई थी अलग अलग पार्टियों से, मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अभी भी जुड़े हुए हैं, मुख्तार अंसारी खुद जुड़े हुए थे, ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं उत्तर प्रदेश में। तो उन विपक्षी नेताओं की जो ये सोच है और अभी जिस तरह से योगी सरकार काम कर रही है, उस पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? क्लोजिंग नोट पर सर मैं चाहूंगी आप बताएं। देखिए, ऐसा है, विपक्ष जब भी अटैक करता है पुलिस के ऊपर तो हमेशा लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर करता है। जहां तक रही कम्युनल सिचुएशन की बात, 8 साल में मैंने कोई भी सांप्रदायिक दंगा उत्तर प्रदेश में नहीं देखा है। एनआरसी सीए के दौरान कुछ दंगे हुए थे, वो हिंदू मुस्लिम नहीं थे, वो पुलिस के खिलाफ थे। कई जगह इस प्रकार के हमले हुए, प्रयागराज में हुआ और भी अन्य स्थानों पे हुए, पर वो अगेंस्ट पुलिस थे। हिंदू मुस्लिम दंगे की वो शक्ल नहीं ले पाया, क्योंकि पुलिस तत्काल मौके पे पहुंच गई और उसको वहीं पर सख्ती से दबाने का प्रयास किया गया। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश का सांप्रदायिक तापमान बिल्कुल सामान्य है और जो भी निर्देश दिए जाते हैं लोग बाग इसका पालन करते हैं। रही बात इसकी, अपोजिशन का ये कहना है कि मुठभेड़ें हो रही हैं। मुठभेड़ें किस सरकार में नहीं हुई? मैंने 79 में विभाग ज्वाइन किया और 2015 तक मैं रहा। कौन सी ऐसी सरकार है जिसमें कि अपराधियों के खिलाफ, डकैतों के गैंग्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई? बहुत बड़ी बड़ी कार्रवाइयां की गई हैं। इससे भी अधिक संख्या में एनकाउंटर्स हुए हैं बहुत सी गवर्नमेंट्स में। और मुठभेड़ का जहां तक सवाल है, ये 307 दफा 25 जो पहले कहलाती थी पुलिस पार्टी पे अटैक करना, 307 आईपीसी और दफा 25 का मुकदमा दर्ज किया जाता था, ये हमेशा से होते आए हैं और इन सब का बड़ा प्रभाव पड़ता है अपराधियों के ऊपर। अपराधियों में इसका खौफ रहता है और 10 बार सोचते हैं कि भाई अगर हम अपराध करेंगे तो हमारा हश्र क्या होगा। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में फिलहाल जो नीतियां हैं, जो कठोर फैसले लिए जा रहे हैं, जिस तरह से उसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और जब कहा जा रहा है कि जीरो टॉलरेंस है अपराध के प्रति, जो क्रिमिनल्स हैं उनके प्रति, तो उसे वाकई एग्जीक्यूट भी किया जा रहा है। इसी अगर तरीके से हम देखें तो उत्तर प्रदेश से लगभग उस स्थिति में आ गए जहां अपराधी खुद आकर सरेंडर कर रहे हैं और बहुत सारे प्रदेश इसे नजीर के तौर पर लेते हैं, इसे फॉलो भी करते हैं। बहुत शुक्रिया ए के जैन सर जुड़ने के लिए रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और हमसे बात करने के लिए ऑपरेशन लंगड़ा के अलग अलग पहलुओं पर और उत्तर प्रदेश में कैसे खौफ बना हुआ इन पहलुओं पर। बहुत शुक्रिया सर आपका। इस तरह की तमाम अपडेट्स के लिए बहुत धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया सर। तो इस तरह की तमाम अपडेट्स के लिए, इस तरह की खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए रिपब्लिक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। फिलहाल बहुत शुक्रिया।